गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में, क्योंकि हमने हमारे पूर्ववर्ती दो क्लासों में हमने ये जाना कि किस प्रकार हमारा सिलेबस हमारे लिए हमारे पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा रेखांकित करता है और उस रूपरेखा के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसी के आधार पर न केवल हम परीक्षाओं में जो हमारी अकादमिक परीक्षाएं हैं उसमें हम लोग अधिकतम अंक हासिल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें एक बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा भी मिलती है। एक पाठ्यक्रम के साथ हम एक निश्चित गति से चलते हैं तो एक संयमित और अनुशासित विद्यार्थी बनने की प्रक्रिया में हम गुजरते हैं और अंतोगत्वा हम लोग एक अनुशासित नागरिक बनने की ओर भी अग्रसर होते हैं। क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि मानव भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमने पहली कक्षा जो हमारी थी उसमें हमने जाना। उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि मानव भूगोल भौतिक भूगोल से किस प्रकार थोड़ा अलग है। आज हम पुनः उसी बात पर जोर देते हुए हम एक नियमित कक्षाओं के रूप में इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार मानव भूगोल हमारे लिए हमारे सिलेबस का न केवल एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें 6 आपके विषय हैं जो ऑप्शनल है, जिसमें एक 3 विषय हैं, उनके प्रत्येक की 2 एक तरह से पेपर है उनके। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण जो पेपर है इसमें तो हमारे बीए प्रथम वर्ष का उसमें मानव भूगोल की महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका है, क्योंकि हमारी जो सिलेबस है स्नातक स्तरीय उस सिलेबस में मानव भूगोल और भौतिक भूगोल यहाँ से भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं और इन दोनों प्रमुख शाखाओं में हम बिना अधिकार प्राप्त ज्ञान के हम आगामी कक्षाओं में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो प्राप्त होने वाली परिणाम की गुंजाइश है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें एक समुचित और एक विकसित समझ इन विषयों पर हमें रखनी होती है। तो क्योंकि इसमें 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, मानव और भूगोल। तो पहला हमने जाना कि भूगोल क्या है। भूगोल हम कहते हैं कि जियो प्लस GRAP ग्राफी, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जियोग्राफी, जिससे अर्थात जियो का मतलब होता है भू या पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल वो विषय है, विषय क्षेत्र है जिसके दायरे में रहकर हम भू यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी वर्णन करना यानी पृथ्वी का वर्णन करना सीखते हैं। और वर्णन पृथ्वी पर क्या करना है, पृथ्वी पर जो कुछ भूदृश्य हमें दिखाई देते हैं, जो कुछ भौतिक नियम यहाँ पर जो इन भूदृश्यों को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। तो क्या भूगोल इतने तक ही सीमित है? नहीं, ये जो इरेटास्थनीज की दी गई जो एक तरह से जिस शब्द का जियोग्राफी का प्रयोग किया था उसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ते हैं तो भूगोल का अर्थ यहाँ तक सिमट कर नहीं रह जाता है। भूगोल ये एक भूगोल का कहें कि एक तरह से छोटा रूप मान सकते हैं, एक बीज की सदृश हम लोग इसको मान सकते हैं। ये भूगोल रूपी वृक्ष नहीं है। अब ये भूगोल रूपी वृक्ष की यात्रा के क्रम में अगर चलते हैं तो यहाँ पर यूनानी जो चिंतक थे, भौगोलिक चिंतक थे, उन्होंने अपना मत रखा और उन्होंने भूगोल के बारे में, भूगोल चूंकि महत्वपूर्ण शाखा है हमारे जनजीवन को जानने की, हमारे भौतिक वातावरण को जानने की, एक बेहतर समझ विकसित करने की, तो उसके बारे में छोटा सा उन्होंने प्रयास वहाँ पर किया था। उसके बाद मध्यकाल में जो अरब भूगोलविद है उन्होंने भी अपने विचार इस पर साझा किए, अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा और इस विषय को विकसित करने का योगदान दिया। परंतु यहाँ पर भी जो मानवीय पक्ष है इसमें, इस भूगोल के अध्ययन में, वो कौन रहा?
क्योंकि मानवीय क्रियाओं का हस्तक्षेप जहाँ पर मानव अपने भौतिक वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करने में और अपने भौतिक वातावरण को परिवर्तित करने में अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार, तो उसको सम्मिलित किए बगैर अगर हम भूगोल का सिर्फ पृथ्वी का वर्णन करने तक सीमित रहते हैं, तो भूगोल की एक पूरा एक तरह से कहें कि समझ विकसित नहीं करता है ये चीज़ें। तो हमें पूर्ण समझ विकसित करने के लिए या पूर्ण जानकारी प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम इस दिशा में जर्मन भूगोलविदों ने किया। इसमें जर्मन भूगोलविदों ने, जर्मन भूगोलविदा जो है उन्होंने 18वीं शताब्दी में किया। ये प्रयास जर्मन भूगोलविदों ने कब किया? 18वीं सदी में किया। जब 18वीं सदी में जर्मन भूगोलविदाओं ने इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने एक तरह से कहें कि हम लोग कांट की जिसकी बात करते हैं, जो महान दार्शनिक कांट है, वो एक भूगोलविदा के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने कुछ भूगोल की पुस्तकों की रचना भी की। इसके अलावा एक बर्नहार्ड वोरेनियस का भी नाम हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ सुनते हैं। 18वीं सदी के भूगोलविदाओं में एक क्लूवेरियस है, वो भूगोलविदा भी है। तो इस प्रकार भौगोलिक चिंतन के विकास में, आधुनिक काल के विकास में जर्मन भूगोलविदाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने इस दौरान भूगोल के एक भौतिक पक्ष के अलावा, भौतिक पक्ष के अतिरिक्त मानवीय पहलू पर भी उन्होंने जोर दिया। कौन से पहलू पर? मानवीय पहलू पर। और इस पहलू को शामिल करते हुए उन्होंने ही भूगोल की तरह से एक नए सिरे से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में इसको आगे बढ़ाया, मानव पक्ष को। तो अब हम लोग जियोग्राफी यानी पृथ्वी के वर्णन करने से आगे बढ़कर हम लोग पृथ्वी के इस सतह पर जिस प्रकार के भौतिक भूदृश्य दिखाई देते हैं, उनके साथ साथ हमने मानवीय क्रियाओं को, मानवीय गतिविधियों को या मानवीय पक्ष को भी हमने इसमें जानना समझना शुरू किया कि किस प्रकार पृथ्वी पर मानवों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि मानव वर्तमान समय में पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और पृथ्वी के बारे में जानकारी रखना, इसलिए मानव को अब केंद्रीय भूमिका हासिल होती जा रही है। आज जो यूनानी जो प्राचीन भूगोलविदाओं ने जो दर्शन उन्होंने दिया भूगोल का, उससे हम आगे बढ़ते आते आते हमने अरब भूगोलविदाओं की जानकारी भी जानते हैं कि उन्होंने भी भूगोल के विकास क्रम में अपना योगदान दिया। उसके अलावा जर्मन भूगोलविदाओं ने 18वीं शताब्दी में इसके विकास में योगदान दिया और मानव भूगोल को एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में, एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठित किया। अब मानव जब धीरे धीरे अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रभावित करता है और उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया हुई, जनसंख्या का तेजी से विकास होता है, तो मानव का जब वातावरण पर जिस तरह की अंतर्क्रिया होती थी, मानव वातावरण संबंध जिस तरह के होते थे, उसके बाद आज बिल्कुल ही परिवर्तित एक तरह से स्थिति हम लोग देखते हैं। और उस परिवर्तित स्थिति में जर्मन भूगोलविदाओं का इस विकास क्रम में काफी योगदान है। मानव भूगोल को भूगोल की विशिष्ट शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करने में, क्योंकि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी पर क्या है, कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, झरने, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, सागर या सागरीय गतियां, ज्वार भाटा, इस तरह से ही इसे धाराएं यहाँ तक ही सीमित नहीं है। वनस्पति, मृदा, जीव जंतु इसके अलावा भी है और उसका प्रयास जर्मन भूगोलविदाओं ने किया। अब मानव को भूगोल में एक विशिष्ट स्थान जब 18वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलविदाओं ने देना शुरू किया, उसके बाद भूगोल में एक नई शाखा मानव भूगोल का प्रारंभ होता है। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाओं के, मानवीय भौतिक वातावरण के साथ
भौतिक वातावरण के साथ मानवीय अंतरक्रिया जब से शुरू हुई और उस अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो भूदृश्य है, उत्पन्न इस तरह के जो क्रियाकलापों से, जो मानवीय क्रियाकलापों से निर्मित जो पक्ष उभर के सामने आए, उन पक्षों का, उन क्रियाकलापों का, उन भूदृश्यों का भी अध्ययन मानवीय या भौगोलिक अध्ययन का एक पक्ष बना, यह भूगोल की एक विशेष शाखा के रूप में वो जाना जाने लगा। अच्छा, इस दौरान एक सबसे हम लोग निकल कर के आते हैं, ये भूगोल, ये सब जाना, ये मानव इसमें भूगोल का महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। अच्छा, भूगोल में क्या है? पहले हम लोग करेंगे भूगोल में पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, तो ये भूगोल जो था प्राचीन शाखा के रूप में था भूगोल की में, वो भौतिक भूगोल था। क्या था? भौतिक भूगोल, अर्थात उसमें पृथ्वी के प्राकृतिक भूदृश्यों एवं उसको नियंत्रित करने वाले नियमों एवं उनके जो कारक है, उन कारकों का जिसमें अध्ययन किया जाए, वो था भौतिक भूगोल। क्या था? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या था? अच्छा, भूगोल की हम दो शाखाएं और देखते हैं। वो दो शाखाएं हैं, वो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, भौतिक भूगोल और ये देखा हमने भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या है? एक तो है पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी तल की प्राकृतिक दृश्यों प्लस इसके साथ ही पृथ्वी तल के जो प्राकृतिक दृश्य हैं, वो या भूदृश्य हैं, और इन भूदृश्यों को नियंत्रित एवं नियमित करने वाले कारक, इनका नियंत्रित और इनका जो नियमन करने वाले कारक है, यह इनका अध्ययन क्या पृथ्वी की तरह प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक भूदृश्यों एवं भूदृश्यों को नियंत्रित और नियमन करने वाले कारकों को हम सम्मिलित रूप से भौतिक भूगोल में अध्ययन करते थे। अब मानव भूगोल में अगर हम जो बात करते हैं, अब जो मानव भूगोल की बात आती है निकल कर, तो मानव भूगोल में इस भौतिक भूगोल के साथ साथ, इस भौतिक भूगोल के साथ साथ यहां पर करते हैं हम लोग भौतिक भूगोल प्लस करते हैं। भौतिक भूगोल तो होता ही होता है, उसके अतिरिक्त हम मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय गतिविधियों या मानवीय हस्तक्षेप को कह सकते हैं, भौतिक पर्यावरण के साथ मानवीय गतिविधियों, मानवीय क्रियाकलापों और मानवीय हस्तक्षेप या उसके परिणाम स्वरूप जो भूदृश्य, जिस तरह की स्थलाकृतियां, जिस तरह के पक्ष उभर कर सामने आते हैं, उन सबको हम मानव भूगोल के रूप में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? मानव भूगोल के रूप में। कौन से? मानवीय गतिविधियां, द्वारा उत्पन्न भूदृश्य। भौतिक भूगोल प्लस मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न भूदृश्य है, उत्पन्न जो विशेषताएं आती है, जो विशेषताएं आती है, उन सब का एक वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल कहलाता है। ये सब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक रहा है। 18वीं और
19वीं शताब्दी तक इस तरह की विशेषताएं प्रचलित रही। तो अब धीरे धीरे कोई भी विषय एक गतिशील, एक तरह से कह सकते हैं कि एक दरिया के समान, एक नदी के समान एक तरह से गतिशील इकाई है, और जब तक ये गतिशील है तब तक इसका विकास होता रहता है, और जब जब ये ठहर जाता है फिर इसका ह्रास होने लगता है। तो भूगोल की परिभाषा 18वीं 19वीं सदी तक ये आती है। उसके बाद इसमें कई प्रकार के कई देशों के, कई प्रदेशों के भूगोलवेताओं ने अपना योगदान दिया है, और उस योगदान के परिणामस्वरूप भूगोल का एक नया चेहरा सामने आता है। और इस दौरान जो नया चेहरा सामने आता है उसको हम एक भूगोल का, जो मानव भूगोल के या आधुनिक भूगोल के संस्थापकों के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। चलो आज उनको हम डिस्कस करते हैं। अब मानव भूगोल में जो 18 सदी के उपरांत, 19 सदी के उपरांत या 19 सदी के दौरान जिन विचारकों ने भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी परिभाषाओं को भी हम लोग इसमें अपना शामिल करते हैं। तो इस दौरान जो महत्वपूर्ण भूगोलवेता मानव भूगोल के संस्थापकों के रूप में जाने जाते हैं, उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास और फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल और विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास फ्रांस से संबंध रखने वाले भूगोलवेता हैं, जबकि रेटजेल जर्मन परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले भूगोलवेता हैं। इन दोनों का मानव भूगोल के विकास क्रम में, उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सो इन दोनों भूगोलवेताओं को हम मानव भूगोल के या आधुनिक भूगोल के संस्थापकों के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल और विडाल डी ला ब्लास, इसके अलावा कुमारी सैंपुल की परिभाषा का वर्णन करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो बात करेंगे वो है जीन ब्रून्स की बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा वाइट और रेनर की परिभाषा की हम लोग बात करेंगे कि उन लोगों ने अपनी परिभाषाओं में भूगोल या मानव भूगोल को क्या समझा, क्या माना, और किस तरह से उन्होंने एक परिष्कृत परिभाषा एक के बाद एक दी। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे।